हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के सभी एग्जांपल्स। 10 एग्जांपल्स थे, 10 के 10 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली होगी सेम उन्हीं एग्जांपल्स पर। और जो भी हमने बेसिक किया था, मींस जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉर्लरीज वगैरह की थी, उन्हीं के ही ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले हमने किया था, सॉरी फोर्थ, नॉट थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले हमने किया था डार्बोक्स थ्योरम, देन हमने किया रोल्स थ्योरम, फिर प्रीवियस टू प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने किया था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और उसके बाद आज हम ये करने वाले हैं कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझना है। स्टेटमेंट हम देख लेते हैं इसके क्या है। यहाँ पर भी जैसे हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में किया था, दो फंक्शंस आपको लेने हैं एफ एंड जी, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन होंगे, और यहाँ पे आपकी तीन कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी अगर कहीं पर भी आपको ये थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहली कंडीशन की ये दोनों फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस होने चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकंड कंडीशन की ये दोनों फंक्शंस आपके डेरिवेबल होने चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है कि जो आपका सेकंड फंक्शन होगा, जो उसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स सेकंड फंक्शन आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव कब आता है जीरो के इक्वल? जब आपका फंक्शन कांस्टेंट होता है। अगर ये फंक्शन आपका कांस्टेंट नहीं होगा तो डेरिवेटिव भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो इस थर्ड कंडीशन का ये मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो x है वो सारे ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेंगे। इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी बाय जी डैश सी। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है। अब मैं कराती हूँ आपको इसका प्रूफ विद ऑल द लॉजिक्स जो भी इसमें यूज्ड हुए हैं वो सभी। ये थोड़ा सा ही डिफरेंट है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, तो अगर आपने वो कर रखा है तो ये तो आसानी से आ ही जाएगा। और अगर वो नहीं भी कि आप सिर्फ ये करना चाहते हो तो फिर भी मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप इजिली कर सकते हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले आपको एक अलग ही डिफरेंट चीज प्रूव करनी है जो कि इस कंडीशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर जी ऑफ ए जी ऑफ बी के इक्वल हो गया तो ये तो माइनस होकर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो इस कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले हमें यही चीज प्रूव करनी है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमें ये कंडीशन तो ये दिखा रही है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट हमें ये चीज एक्चुअल में प्रूव भी करनी है। हम सिर्फ इस कंडीशन के बेसिस पे नहीं कह सकते कि जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी, वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन कंडीशन इम्प्लाई दैट, ये कंडीशन जो है वो आपको ये इम्प्लाई करे कि जी ऑफ ए वो जी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। बट हम ऐसे तो नहीं मान सकते, हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम के स्टार्टिंग में पहले आप इस कंडीशन को प्रूव करोगे कि जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ पे कि जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी। हम अपोजिट लेके चलते हैं। सपोज दैट आपका जो जी ऑफ ए है वो जी ऑफ बी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये हमने क्यों करा, क्योंकि इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं रोल्स थ्योरम की हेल्प से। तो दो कंडीशन तो आपको गिवन ही है कि ये जी आपका कॉन्टिन्यूस भी होगा, जी आपका डेरिवेबल भी होगा, और रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन होती है कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। तो ये कंडीशन हम मान के चले कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी है। तो जब हमने ये कंडीशन मान ली तो यहाँ पे ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। और अगर आपको याद हो कि जैसे ही रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, सो हम क्या लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एट लीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी आपका ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी से। और ये सी पॉइंट ऐसा होगा कि इस पॉइंट पे जब मैं डेरिवेटिव करूं एफ का, जो भी आपका फंक्शन है, अगर उसका मैं डेरिवेटिव करूं तो फंक्शन है आपका यहाँ पे जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सच दैट अगर मैं जी का डेरिवेटिव करती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो ये होता है आपका रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम से हमने ये कंडीशन लिख ली, बट ये कंडीशन तो इस कंडीशन को कंट्राडिक्ट करिए। यहाँ पे हमें गिवन है कि जी डैश एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स मतलब कोई भी पॉइंट, वो भी ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, और सी भी हमारा ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स इसी के बीच का कोई पॉइंट है सी। तो ये कंडीशन यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रही है कि जी डैश सी जीरो के इक्वल कैसे हो सकता है, जबकि हमें गिवन है कि जी डैश एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। एक्स के प्लेस पे ये सी पॉइंट आया है,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड ही तो है, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है और लेके चले हम उसका उल्टा, तो ये हमेशा कंट्राडिक्शन मेथड होता है। मैं आपको काफी टाइम बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ये एक कंट्राडिक्शन है टू द गिवन फैक्ट, टू द गिवन फैक्ट दैट g डैश x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंट्राडिक्शन हो गई ना इस वाले फैक्ट से कि g डैश x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हम सपोज करके चले थे g a इज इक्वल्स टू जी बी, ये गलत है, g a इज नॉट इक्वल्स टू जी बी होगा। तो हमने यहाँ पे यही लिख दिया कि आर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हम मान के क्या चले थे वो भी आप बता दोगे यहाँ पे कि जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी। ये सपोजिशन हमारी गलत है, तो हम कह सकते हैं जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी। तो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम में आपको यही चीज जो है वो सबसे पहले प्रूव करके दिखानी है कि जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी होगा। इसके बाद जो मेन थ्योरम का प्रूफ है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो वही जो हमने किया था मीन वैल्यू लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, सेम वही है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन कंसीडर करना है, ठीक है, ये समझ लो आप। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जो आपने कंडीशन प्रूव करके दिखाई। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स में याद करोगे तो याद रहेगा, कभी भी जो बीच में आप ऐसे भूलोगे नहीं। थ्योरेटिकल करते हैं ना तो बीच में हम स्टेप भूल जाते हैं कि अब एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। तो स्टेप वाइज करना सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक फंक्शन जो कि हमने लिया है यहाँ पे फाई एक्स। और फंक्शन आपको किस तरीके से लेट करना है वो मैंने बता रखा है। आपको दो फंक्शन इसमें इंक्लूड कर लेने हैं, एफ एक्स जी एक्स जो भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ एक्स और यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स। एफ एक्स प्लस में जी एक्स के साथ आपको एक ऐसा कांस्टेंट लगाना है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे इसकी वैल्यू आपने फाइंड करी आपका आधा थ्योरम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आपने ये लिया यहाँ पे, और आप बता दोगे कि यहाँ पे जो ए लिया है ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको आपको डिटरमाइन करना है। ए इज अ कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको आपको डिटरमाइन मतलब इसकी वैल्यू का आपको पता लगाना है। और एक कंडीशन और हम यहाँ पे लेके चलते हैं, सच दैट कि फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। ये कंडीशन हम एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि हमें पता है कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम भी हमें रोल्स थ्योरम की हेल्प से ही प्रूव करना है। तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल तो हो जाएगा, वो अभी हम करेंगे किस तरीके से। बट इसमें थर्ड कंडीशन भी जरूरी है रोल्स थ्योरम की कि फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चले हैं, मान के चले हैं। अभी ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं है, ठीक है। और जस्ट इसलिए मान के चलें क्योंकि रोल्स थ्योरम इसके बिना एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हमें माननी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए की वैल्यू, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम, क्योंकि ए की वैल्यू उस रोल्स थ्योरम में यूज होगी, इसलिए हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज एफ फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी है। यहाँ पे फाई ऑफ एक्स गिवन है, अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे लिख लूँ फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, और यहाँ से मैं फाई ए और फाई बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करती हूँ। तो फाई ए क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी एक्स है उसके प्लेस पे ए पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए जी ऑफ ए, ये हो गई फाई ए की वैल्यू। फाई बी की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी। तो ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब आप क्या करोगे, जो ए कांस्टेंट वाले टर्म है उनको सेपरेट करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर है ए जी ए, राइट हैंड साइड से हम यहाँ पे लाएंगे तो माइनस का ए जी बी हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ बी और इसको एफ ऑफ ए को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हो तो बचेगा आपका जी ए माइनस जी बी, और यहाँ राइट हैंड साइड आपके एज इट इज रहेगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब एक्चुअल में हमें करना क्या है, जो कंडीशन हमें कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम में चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, मतलब इसका अपोजिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा माइनस कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब इसी स्टेप में आप कर सकते हो, यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लो। माइनस ए आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा आपका जी बी और यहाँ पे आएगा जी ए, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकालोगे माइनस ए की वैल्यू, और ये जी बी माइनस जी ए सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपको कंडीशन प्रूव करनी है मीन वैल्यू थ्योरम में, कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम में, उसमें जी बी माइनस जी ए है, और हमारा अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो जी ए माइनस जी बी आता है। तो इसलिए हमने माइनस ए कॉमन लिया, तो राइट हैंड साइड तो आपकी एज इट इज रहेगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। तो ये आ चुकी है आपकी यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू। तो अब हम अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पर। मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमने क्या लिया था। तो फाई एक्स है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी एक्स, वैसे आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आगे, इसलिए मैं ये फंक्शन लिख रही हूँ, आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है। तो इस पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करानी है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की।
तो ये फंक्शन है आपका, आपको पता है कि f(x) और g(x) ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये चीज़ आपको गिवन है, और a तो कांस्टेंट है ही, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जब इन दोनों फंक्शन को आप ऐड करोगे तो जो अनदर फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। सेम सेकंड कंडीशन डेरिवेबिलिटी के लिए आपको गिवन है कि f(x) g(x) ये दोनों फंक्शंस डेरिवेबल हैं, तो इन फंक्शंस का जब आप सम करोगे उस सम से जो फंक्शन आएगा आपके पास phi(x) वो भी डेरिवेबल होगा। तो इसी चीज को जस्ट हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों f और g दोनों फंक्शंस के लिए कि f एंड g आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ये आपके कैसे फंक्शंस हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। और ये चीज ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा होते हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर, और डेरिवेबल होते हैं ओपन इंटरवल ए बी पर। आप ये भी बताओगे कि ये चीज आपको गिवन है, क्योंकि आप ऐसे ही अपने आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जब ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो phi(x) क्या है? phi(x) एक्चुअल में इन दोनों फंक्शन का सम ही तो है, f(x) प्लस में a g(x). तो जब ये दोनों फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस हैं तो ये phi(x) फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसे भी हम लिख देंगे इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब नेक्स्ट कंडीशन डेरिवेबिलिटी की, वो भी मैंने आपको बता दी, उसे भी सिर्फ लिखना है। यहाँ पे वही लिखोगे कि f एंड g ये दोनों फंक्शंस क्या हैं? आपके डेरिवेबल है, पर डेरिवेबल कहाँ पे होता है? हमेशा ओपन इंटरवल में। तो लिख देंगे डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो आपके पास ये जो phi(x) आएगा ये भी एक्चुअल में क्या है? इन दोनों फंक्शंस का सम है f(x) प्लस a g(x). तो ये भी क्या होगा? इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो ये दो कंडीशंस तो आपने यहाँ पे सेटिस्फाई करा दी रोल्स थ्योरम की। अब बात आती है थर्ड कंडीशन की, जो कि हम एक्चुअल में मान के चले कि phi ऑफ a इज इक्वल्स टू phi ऑफ b, और वो भी रीजन आप यहाँ पे लिखोगे कि ये एज्यूम्ड है, मतलब हम मान के चले हैं, और इसके लिए भी आप लिखोगे गिवन डेरिवेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है रोल थ्योरम की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दस यहाँ पे phi(x) जो फंक्शन है satisfies all the conditions of Rolle's theorem। अब जैसे ही आपकी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि एट लीस्ट एक पॉइंट आपके पास ऐसा एग्जिस्ट करेगा c, जिसका जब आप डेरिवेटिव करो तो वो 0 के इक्वल आए। वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी से। वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि उस पॉइंट का जब हम डेरिवेटिव करें, अच्छा फंक्शन आपका phi है तो phi'(c) जब हम करें तो वो 0 के इक्वल आए। तो यहाँ पे आपके पास phi(x) गिवन है, phi'(c) निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा phi'(x), ये निकालना पड़ेगा। तो इसका आप डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा? f'(x), a आपका कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, gx का डेरिवेटिव हो जाएगा g'(x), पर आपको निकालना क्या एक्चुअल में phi'(c), तो जहाँ पे भी x है इसके प्लेस पे आप c कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से f'(c) प्लस में a g'(c) इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो देखो f'(c) को आप इस पे रखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में से लेके जाओगे तो माइनस का a g'(c) हो जाएगा। अब आप यूज करोगे यहाँ पे जो प्रीवियस पेज पे हमने -a की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू अब आपको यहाँ पे पुट कर देनी है एक्चुअल में, ठीक है। पहले -a की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते, तो -a इज इक्वल्स टू f'(c) और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में g'(c). तो -a की जो भी वैल्यू थी वो हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ क्या थी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये वैल्यू थी आपकी -a की जो मैंने पुट कर दी। राइट हैंड साइड आपके एज इट इज रहेगी f'(c) डिवाइडेड बाय g'(c), ठीक है। और यही वो कंडीशन है जो कि आपको कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम में प्रूव करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव्ड, उसकी जो भी कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो आई होप आपको ये थ्योरम जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, अगर आपने लैग्रेंज कर रखा है, रोल्स थ्योरम कर रखा है, तो उसी की तरह तो है, और लैग्रेंज से तो बिल्कुल एज इट इज है। लैग्रेंज में भी हमने फंक्शन कंसीडर किया था, फिर उसको प्रूव किया था, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी आपने फंक्शन कंसीडर किया, फिर उसी को ही आप लेके चले और आपने ये कंडीशन यहाँ पे प्रूव करी विद द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम। लैग्रेंज में भी रोल्स थ्योरम यूज हो रहा था, अब यहाँ पे कोशीज में भी रोल्स थ्योरम यूज हो रहा है। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया हुआ है जो मैं आपको बुक से कराती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको करना है। अब नेक्स्ट आपका ये रिमार्क है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिमार्क में आपको ये बताया गया है कि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का एक केस है। जैसे कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उसका हम एक पेयर दे देते हैं सॉल्यूशन का कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब काफी सारे भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। कैसे? देखो, कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम में
अगर हम इन सभी चीजों को, ये वैल्यू ले लें इन सभी चीजों की, जी एक्स की ले लें एक्स, जी डैश एक्स, फिर हो जाएगा आपका 1, है ना। अगर आप जी का डेरिवेटिव करते हो तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। जी बी आपने ले लिया बी और जी ए ले लिया ए, और इन सभी वैल्यूज को आप कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम में पुट करो। तो क्या था कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी इज इक्वल्स टू, क्या था यहाँ पे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, तो एफ बी माइनस एफ ए ये तो एज इट इज रहेगा, एफ डैश सी भी एज इट इज रहेगा, जी डैश सी इसके प्लेस पे आप 1 पुट करोगे क्योंकि जी डैश एक्स 1 है, तो जी डैश सी भी क्या होगा 1, तो इसके प्लेस पे आपने 1 पुट किया। जी बी माइनस जी ए, जी बी की वैल्यू है बी, जी ए की वैल्यू है ए। अब आप इसको देखो, क्या ये आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं बन गया? तो इसीलिए बोला गया है कि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का जस्ट एक केस है, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, और इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर आप स्टार्टिंग से वो तीनों थ्योरम्स आपने करे हैं प्रीवियस वाले, तो फिर तो आपको आई होप पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता है कि थ्योरम करने के बाद के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपके 2 एग्जाम्पल्स गिवन है तो मैं आपको इसी लेक्चर में करा रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए और अच्छा रहेगा कि 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, साथ के साथ आपके हो भी जाएंगे, और अभी रिफ्रेशिंग है सारा थ्योरम और वो, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है, फंक्शन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब, इंटरवल आपके पास क्लोज इंटरवल 1 से 2। आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना है कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब उसकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसका वो अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों फंक्शंस लिखे आपने, पहले इन दोनों फंक्शंस को आप कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम की। पहली होती है कॉन्टिन्यूटी, आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, तो एफ एक्स जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल में, दोनों डेरिवेबल होंगे ओपन इंटरवल में। ये चीज तो आपको याद होगी अब तक, पॉलिनोमियल वाली हर एक क्वेश्चन में यूज हो रही है। थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि जब आप इसका जी वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो वो 0 के इक्वल ना आए। तो आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो 3x स्क्वायर आएगा। अब 3x स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जो डेरिवेटिव वाला है वो हम देखते हैं ओपन इंटरवल में। अब 1 से 2 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसपे ये वैल्यू 0 हो जाए। अगर यहाँ पे x के प्लेस में मैं 0 रखती हूँ तो तब ये वैल्यू 0 हो सकती है, बट 1 से 2 के बीच में तो 0 ला ही नहीं करता। तो ये थर्ड कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई करा दी कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल द कंडीशंस ऑफ कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, सी पॉइंट, जो कि बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से। यहाँ पे इंटरवल है आपके पास 1 2, तो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में। अब ये जो कंडीशन है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया सेटिस्फाई। तो अब यहाँ पे क्या है देखो, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी, तो ये लिखा आपने सेम एज इट इज। फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी है आपका 2, ए है 1, इसी तरीके से जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो जी है 2 और ए है आपका 1। तो यहाँ पे पुट किया आपने। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 है, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालती हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 1 निकालती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आते हैं जी पे, जी ऑफ 2 और जी ऑफ 1, तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, एफ डैश सी और जी डैश सी। अब देखो एफ डैश पहले मैं देख लेती हूँ, तो एफ डैश एक्स पहले निकालना पड़ेगा एफ डैश सी के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको निकालना है एफ डैश सी, तो एक्स के प्लेस पे जस्ट सी पुट कर दो तो यहाँ पे 2c हो जाएगा। उसके बाद जी डैश एक्स आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहाँ पे c पुट कर दो तो 3c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक c से एक c आपका कैंसिल, यहाँ पे माइनस करोगे तो 4 - 1 3, 8 - 1 7, और यहाँ से बचेगा 2/3c। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका 9c, और इसको इससे करो तो हो जाएगा आपका क्या 14। अब आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, तो इस 9 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाओ तो c की वैल्यू आ गई 14/9। अब लास्ट स्टेप आपका होता है कि आपको चेक करना होता है कि c की जो वैल्यू आई है क्या वो एक्चुअल में ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रही है। यहाँ पे आपका है ओपन इंटरवल 1 से 2, तो जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो लास्ट कंडीशन भी आपकी हुई सेटिस्फाई, तो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। सिंपल सा था, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन था, और जैसे हम अपने प्रीवियस थ्योरम्स के एग्जांपल्स करते आ रहे वैसे सेम ये था, तो ये आपने कर लिया। अब लास्ट एग्जांपल रहता है आपका कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का, वो करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, इसमें आपको क्या गिवन है, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, जहां पे आपका अल्फा बीटा और थीटा ये सभी लाई करता है 0 से π/2 के बीच में।
तो ये आपको शो करना है, एक तरीके से प्रूव करना है। तो इसमें आपको ये देखते ही आई होप पता चल गया होगा कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे देखो कोशीज थ्योरम से करना है, तो ऑब्वियसली दो फंक्शंस तो हमें चाहिए। तो वो दो फंक्शंस ना आप सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड को देख के ही पता लगा सकते हो। कैसे? मैं वो फॉर्मूला लिखती हूँ जो होता है, वैसे वो एक्चुअल में चलो मैं लिख ही देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखती हूँ एफ डैश सी जी डैश सी। एक्चुअल में इसमें से हमें कुछ देखना भी नहीं है, इस वाले में से आपका काम आएगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पे है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, अब अगर आप देखो इस वाले राइट हैंड साइड को देखो तो ये सेम है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपका ये साइन एक्स होगा, तभी इसमें अल्फा बीटा वैल्यू पुट करी तो ये आया, और नीचे वाला फंक्शन आपका कॉस एक्स होगा, तभी जाके जब हमने वैल्यूज पुट करी तो ये आया। ठीक है, मतलब समथिंग इस टाइप का है। तो ये चीज मैंने आपको क्यों बताई रिलेट करके, ताकि आप अपने जो फंक्शन कंसीडर करने हैं आपको कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करने के लिए, वो आप कर सको इजीली। तो आपने यहाँ पे दो फंक्शंस कंसीडर किए एफ और जी। यहाँ पे ये जो फंक्शन है आप लोगे एक साइन एक्स, मैंने बताई दिया यहाँ पे, ये जो न्यूमरेटर वाला है इससे आप साइन एक्स ले सकते हो। सेकेंड फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है आपका जी, तो वो आप ले सकते हो यहाँ पे फंक्शन कॉस एक्स। ठीक है, और इंटरवल आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देख रहे हो अल्फा बीटा यूज हो रहा है, तो अल्फा से बीटा आपका हो जाएगा इंटरवल, और ये लाई करता है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ये तो आपको गिवन ही है कि अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई बाय 2। दोनों फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई करानी है सारी कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। दोनों फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो क्लोज इंटरवल में क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। सेकंड आपके पास आती है डेरिवेबिलिटी की बात, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे ये दोनों ही फंक्शंस आपके डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। ठीक है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन है कि जो आपका जी वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फंक्शन है ये जी वाला कॉस एक्स, इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया तो आया माइनस साइन एक्स। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। और ये किसके लिए होता है? ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा के लिए। तो आप देख रहे हो कि कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था, है ना, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा और बीटा के बीच में आपको कौन सा पॉइंट लेके चलना है, थीटा। तो आप यहाँ पे लोगे थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। अब थीटा है तो यहाँ पे भी आपको ये जो कंडीशन है इसमें भी थीटा रखना पड़ेगा सी के प्लेस पे। तो एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश थीटा डिवाइडेड बाय जी डैश थीटा। ये वाली जो साइड है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इतना आपको पता ही है कि बी और ए के प्लेस पे आपका क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फा। अब आपको जस्ट यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज पुट कर देनी है और जो भी आपको प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो एफ ऑफ बीटा है तो फंक्शन है आपका साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा। एफ ऑफ अल्फा है तो साइन अल्फा। यहाँ पे है आपका कॉस, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। एफ डैश थीटा जी डैश थीटा, ये दोनों चीज आपने यहाँ पे निकाल रखी है, बस एक्स के प्लेस पे थीटा रख दोगे तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का साइन थीटा, ये हो गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में देखो जो प्रूव करना है उसमें क्या आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। डिनोमिनेटर तो आपका सेम है यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम है। अब न्यूमरेटर में से आपको ये फॉर्म बनाने के लिए माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, तो माइनस आपने कॉमन लिया तो बनेगा आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। माइनस कॉमन आने के बाद कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, माइनस का साइन ये वाला एज इट इज रहेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। और ये वही कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। और ये साथ में जो दिए हुए थे ये सभी हम लेके चले हैं ना, अल्फा बीटा हमने लिया, उसके बीच में हमने थीटा पॉइंट लिया, और अल्फा बीटा भी किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये होता है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अब आपके एक्सरसाइज 2.4, इसमें सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आई होप इजीली आ ही जाएंगे। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके सॉल्यूशंस का पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका होमवर्क है, आपको करनी है एक्सरसाइज 2.4। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना टेलर्स थ्योरम, उसके काफी सारे पार्ट्स भी हैं, काफी सारी फॉर्म्स हैं, तो वो करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, और जिन भी आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स जिनको भी नीड है उनके साथ शेयर जरूर करना। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।